औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम कवर करेंगे बजट को और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल मार्केट में कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस को इन्वेस्टर के लिए फ़ेवरेबल कैसे किया जा सकता है। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे काशान, जो कि एक बड़े ब्रोकर को रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर के, और मज़ीद हमें ज्वाइन करेंगे अदनान आफरीदी। उनसे आखिर में समझेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री ने इस बजट को कैसे देखा है। काशान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सानी भाई आप? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। काशान साहब, आपने आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखी, बजट देखा, बजट की कल स्पीच देखी। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, बट एज अ कैपिटल मार्केट स्पेशलिस्ट, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? देखिए, बजट तवक्कुआत से बहुत बेहतर आया है और पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से मार्केट में बजट के मुतालिक रूमर्स फैलाई गईं और जिस तरह से इन्वेस्टर्स को उसके नतीजे में लॉस उठाना पड़ा, मार्केट के सेंटिमेंट को एक बड़ा डेंट पड़ा। अ, बजट तवक्कुआत के बिल्कुल अगेंस्ट आया। लोग तवक्को कर रहे थे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो जितनी नेगेटिविटी थी, उसकी वजह से हमने देखा कि पहला इंटरेस्ट रेट में जो रिवर्सल साइकिल स्टार्ट हुआ, मार्केट ने उसको भी वेलकम नहीं किया। या और इतना सरप्राइजिंग था कि 150 बेसिस पॉइंट्स जो सालों के बाद कम हुए, उसके ऊपर भी मार्केट नेगेटिव होगी। सो आप इंटेंसिटी का अंदाजा कीजिए कि मार्केट में जो बजट को लेके नेगेटिविटी क्रिएट हुई हुई थी। बट मेरा ख्याल है कि इन हालात में एक बेहतरीन बजट पेश किया गया, बड़ा बैलेंस्ड बजट है, जहां पे किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं किया गया और मोरलेस बजट जो है वो आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा कर रहा है और जो हम लोगों ने आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस की थी उसकी रोशनी में ये सारी चीजों को तरतीब दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ इजीली इस बजट को ना सिर्फ अप्रूव कर देगा बल्कि इसकी बेसिस पे हमारा प्रोग्राम भी अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाली चीज लोगों ने रियलाइज की है तो हम लोगों ने आज उसका रिएक्शन देखा। वैसे तो बजट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे नजदीक कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि तमाम डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर जो रेट टैक्स रेट डिफरेंट था, वो फाइनली सेम कर दिया गया है। सो अब रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके ऊपर होने वाला गेन, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके गेन कमा रहे हैं वो वाला गेन और दीगर तमाम क्लास ऑफ एसेट में जो गेन है वो सेम हो गया। सो नाउ इट्स अ लेवल प्ले। तो जो इंस्टीट्यूशंस और जो इंडिविजुअल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए अब कैपिटल मार्केट और स्पेशली शेयर बाजार में वही कैपिटल गेन का टैक्स है जो कि बाकी जगहों पे है। ये एक ऐसा स्टेप है जो इन अ लॉन्गर रन बहुत सारी फ्रेश इन्वेस्टमेंट को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करें। तो दैट इज अ बेसिक फ्रॉम कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, एक सबसे अच्छा बेहतरीन स्टेप है। सेकेंडली, हुकूमत ने कैपिटल गेन टैक्स का जो 12.5 से उसे 15% पे ले गए हैं और जो पुराने स्लैब थे होल्डिंग पीरियड के वो खत्म कर दिए हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और आज का रिएक्शन भी ऐसा ही था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जो नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स रेट बढ़ाया है, ये एक अच्छा स्टेप है। ये लोगों के लिए एक तरकीब है कि वो अपने आप को, अपने मैटर्स को टैक्स नेट में लेके आएँ। चूँकि हमारी मार्केट एक रेटेड मार्केट है और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, वो अब टैक्स पेयर्स हैं। तो नॉन टैक्स पेयर्स, नॉन फाइलर्स की तादाद बहुत कम है और वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। तो बट उनके लिए फिर भी ये एक तरगीब है कि वो अपने आप को टैक्स में रजिस्टर करवाएँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जब हम काशान साहब, ये जो लिस्टेड सेक्टर्स हैं, कोई सेक्टर आपको ऐसा दिखता है कि जिसकी के ऊपर कोई इम्प्लिकेशन हो, जिसके लिए ये अनफेवरेबल हो, और यू फाउंड इट अ रीजनेबली बैलेंस्ड बजट?
देखिए, जो अगर मैं कहूँगा नेगेटिविटी तो सिर्फ़ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए है, जहाँ पे कि वो एक तवील अरसे से लो टैक्स रेट को एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अब वो रेगुलर टैक्स के ऊपर आ गए हैं, तो उससे उनके टैक्सेशन के बाद उनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और उसका नतीजा आज हमने देखा कि ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर्स थे या जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बेस्ड शेयर्स थे वो या तो सर्किट ब्रेकर के नजदीक ट्रेड हो रहे थे या सर्किट ब्रेकर पे थे। बट इसको छोड़ के बाकी तमाम सेक्टर्स में हमने बहुत पॉजिटिविटी देखी, स्पेशली एनर्जी चेन और बैंकिंग सेक्टर में। देखिए, बजट स्पीच में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तरफ इंडिकेट किया कि अब सर्कुलर डेट को हमने मजीद नहीं बढ़ने देना। राइट, जो राइट, फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें जो यहाँ से हम सर्कुलर डेट को ओपनिंग बैलेंस लेके जा रहे हैं उसको हम कैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम गैस सेक्टर से और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इतनी रिकवरी करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास हमारा कॉस्ट के बराबर रिकवरी होगी, जिसकी राइट। वजह से हम समझते हैं कि आगे मजीद सर्कुलर डेट डेवलप नहीं होगा, जिसके नतीजे में आईपीपीस का कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा और जो ओजीडीसी पीपीएल हैं इनका कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा और जो हमारी गैस कंपनीज हैं सुई नॉर्थ सुई साउथ उनका भी बेहतर हो जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। काशान साहब ये फरमाएं कि जो मार्केट है उसका जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तकरीबन फॉर बजट है, बट जो सर्टन चैम्बर्स हैं उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया है और वो ये समझते हैं कि अगर एनर्जी टैरिफ फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर हैज़ रेज्ड व्यू कि अगर 9 सेंट पर यूनिट के ऊपर बिजली की आप प्राइसेस नहीं लाते तो फिर कारखाने बंद हो जाएंगे, मसाइल होंगे। सो इन जनरल आपकी नज़र में जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका रेवेन्यू की पाई में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो चैम्बर की तरफ से कहा जा रहा है उसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी एक रीशेप हो रहा है और उसमें भी ऐसे यूनिट्स जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, अपने नई एफिशिएंट मशीनरी और इक्विपमेंट ले आए हैं जो लेस एनर्जी कंज्यूम करता है और बाकी उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। सो वो लोग तो सरवाइव कर सकते हैं और वो सरवाइव कर जाएंगे। राइट, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो पुरानी है, जिनका इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं हुआ, वो अभी तक हाई कंजम्पशन वाली मशीनरी और इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं या जिनके पास वैल्यू एडेड सर्विसेज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रॉब्लम में रहेंगे। इसमें जो छोटा सनतकार है या जो मीडियोकर सनतकार है वो प्रॉब्लम में रहेगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हमने देखा है कि वो पास्ट में जब भी हालात बुरे भी रहे हैं वो सरवाइव कर गए हैं। कोविड में हमारे सामने जब सब कुछ बंद हो गया था लेकिन उन्होंने अच्छा सरवाइव किया, मुकाबला किया, बल्कि ज़्यादातर ने तो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इक्विपमेंट लेके तो अपने प्लांट्स को अपग्रेड भी किया। तो हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अभी भी टर्फ के तहत जो उनको डिस्काउंटेड लोन्स मिले थे उसको एंजॉय कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा मिक्स है अगर हम उसे देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल के ऊपर उसका इन्हिसार कम हो रहा है। आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फूड सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और जो दीगर सेक्टर्स हैं हमारे वहां से भी एक्सपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़। और गवर्नमेंट ने अब आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू किया है, तो उम्मीद है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनका एक्सपोर्ट में शेयर बढ़ जाएगा और वो मेंटेन कर लेंगे एक्सपोर्ट टारगेट्स को। आपको गोइंग फॉरवर्ड जो कैपिटल मार्केट है वो कैसे नज़र आती है परफॉर्म करती हुई इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, जो कैपिटल फॉर्मेशन है विज़ावी दिस बजट, वो आपको कैसे दिखता है कि न्यू इशूअर्स विल बी opting to coming to the capital market, and
जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है जिसको एफपीआई एफडीआई कहते हैं, उसकी सिचुएशन आपको कैसी नज़र आती है अगले माली साल में? देखिए, जो मौजूदा बजट आया है और इसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं, अब हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम है। वंस हम आईएमएफ प्रोग्राम को लॉक इन कर लेते हैं, तो जो हमारा इकोनॉमिक आउटलुक और करेंसी आउटलुक है वो स्टेबल हो जाएगा। राइट। जिसके नतीजे में है कि आने वाले दिनों में पास मज़ीद फॉरेन इन्फ्लोज़ आएँगे, जैसा कि हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा है कि हमारी मार्केट में खासे अच्छे इन्फ्लोज़ आए हैं। राइट। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, सब वेट कर रहे थे कि आईएमएफ की डील हो जाए, बजट एक बैलेंस आ जाए, तो हमें आगे करेंसी की स्टेबिलिटी नज़र आएगी। जब हमारी करेंसी स्टेबल है, जिस वक़्त तक हमारी करेंसी स्टेबल है, उस वक़्त तक हमारी मार्केट भी स्टेबल है। जहाँ पे हमें नज़र आता है कि हमारी करेंसी का आउटलुक वीक हो गया है और आगे डिवैल्यूएशन के चांसेस बढ़ गए हैं, तो लोकल इन्वेस्टर्स भी निकल जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपने गेन्स को सिक्योर करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ करनी शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त हमारे पास इस बजट के बाद आईएमएफ प्रोग्राम को सिक्योर करना इज अ नेक्स्ट टारगेट। ये हमारी मार्केट को एक अच्छी मीडियम टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जो दूसरा बड़ा स्टेप है कि फाइनली आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गई है कि एनर्जी सेक्टर जिसमें कि मुसलसल हम लॉस करते आ रहे हैं और हमारी रीज़न ही कि हम कॉस्ट माइनस बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सारी एनर्जी सप्लाई करते थे अवाम को। सो वो कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर हम लोग तकरीबन आ चुके हैं और ड्यूरिंग द आईएमएफ प्रोग्राम अगर कभी भी हमने पॉलिटिकली कोई मूव किया या कोशिश की कि हम कॉस्ट माइनस बेसिस पे जाएं तो आईएमएफ हमें उसकी देगा। तो ये एक तरह का एक श्योरिटी अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को कि एनर्जी सेक्टर से मजीद कोई क्राइसिस हिट होने के चांसेस कम हैं। मेक सेंस। काशान साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में काशान साहब ने बताया कि बजट को मार्केट ने अगर वेलकम किया है तो उसके जेन्युइन रीजंस हैं, बिकॉज ऑल द लिस्टेड सेक्टर हैव गुड न्यूज़ विथ एक्सेप्शन टू द टेक्सटाइल सेक्टर। उन्होंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, या अगर स्टॉक्स की बात करें तो एसएनजीपी हो, एसएसजीसी हो, पीपीएल हो, ओजीडीसी हो, इन सब में बेहतरी की तवक्को सिर्फ इस वजह से पेश आने की तवक्को है कि गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ कमिटेड कि सर्कुलर डेट के नंबर्स को वो फ्रीज करने जाने। दिस मीन्स अ लॉट टू द पावर सेक्टर स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन द कैपिटल मार्केट। सो प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि काशान साहब ने लास्ट टाइम एक बहुत ही ट्रिमेंडस चीज़ पॉइंट आउट की थी विज़ावी कैपिटल मार्केट, और उसकी वजह से हमने देखा कि कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेटर चलाते हैं, मैनेज करते हैं, इसके अफेयर्स को देखते हैं, रेगुलेट करते हैं, एपेक्स एंड द फ्रंट लाइन, दोनों तरफ से एक्शंस लिए गए। डिफ़ॉल्ट काउंटर पे जो लोग फंसे हुए थे उनको निकलने का बहरहाल एक मौका और मेकेनिज़म आया। हमने बातचीत की थी कि 191 कंपनीज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट सेक्टर पर हैं, उसमें से कोई 30-35 कंपनीज़ निकल गई हैं बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रिंजेंट क्लॉजेस, जो कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ी बड़ी पेनल्टी की बातें करते थे, और जिसकी वजह से ये होता था कि अगर पेमेंट में डिले है, प्रिंसिपल पे किया है, कर रहे हैं, मार्कअप थोड़ा सा डिले हो गया तो उसकी वजह से किसी स्टॉक को आपने डिफ़ॉल्ट काउंटर पे डाल दिया। कोई कंपनी ने अकाउंट सबमिट देर से किए हैं, नहीं किए हैं, या टाइमली नहीं किए हैं, तो आपने उसको डिफ़ॉल्ट सेक्टर पे डाल दिया। तो देयर वर नंबर ऑफ़ थिंग्स जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से मुताबिकत नहीं रखती थी, उनको एड्रेस किया गया है, एंड दैट इज़ फैंटास्टिक एट द एंड ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। आज के प्रोग्राम में देयर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स वेयर वी वुड वांट के काशान साहब एक्सप्लेन करें, बताएं कि फ़र्दर क्या कुछ है जो किया जाना चाहिए। माइंड इट
कि कैपिटल मार्केट 75,000 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सम्राट जो हैं कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स तक भी आएँ। सो कैपिटल मार्केट में जो बैरोमीटर है, जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जानी जाती है, दैट इज़ द 100 इंडेक्स, जो कि बाई एनुअल बेस पे रिकम्पोज होता है। लोगों को अभी भी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं इंडेक्स की कंपोजिशन में, अनाउंसमेंट कैसे किए जाते हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट का फॉलोअप होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रेगुलेटर को देखना चाहिए। काशान से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स की रिकम्पोजिशन जो बायएनुअल है उसको किस तरह देखने की ज़रूरत है, जो अनाउंसमेंट का मैकेनिज़्म है उसके ऊपर काशान का क्या व्यू है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। काशान साहब, ओवर टू यू प्लीज़। सर सबसे पहले तो मैं कि 31st में पीएसएक्स ने जो एक सर्कुलर इशू किया और 13 ऐसी कंपनीज जिनकी में शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंड हुए, 1 साल या उससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका था, उन कंपनीज के तमाम फीस और जो इश्यूज थे उनको सेटल किया और उनमें दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करवाई। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। इससे बहुत सारे फंसे हुए इन्वेस्टर्स जिनके रकम फंसी हुई थी, ट्रेड नहीं हो पा रही थी, उनको अपने शेयर्स में की ट्रेडिंग में के थ्रू एग्जिट मिला। सो इससे बहुत अच्छा मैसेज गया इन्वेस्टर्स में और रेगुलेटर का जो परसेप्शन है वो बहुत बेहतर हो गया कि अगर कभी इस तरह के मसाइल होते हैं तो फाइनली रेगुलेटर जो है और पीएसएक्स की मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स की खातिर अपने फीस को भी वेव करने के लिए तैयार है और बाकी स्टेप्स भी तैयार है। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टेकन बाय द पीएसएक्स मैनेजमेंट। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं कि मैं पिछली बार भी 100 इंडेक्स की बात कर रहा था कि 100 इंडेक्स इज अ बेंचमार्क इंडेक्स। अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे रीजन में और बाकी भी जो डेवलप मार्केट्स हैं तो वहाँ पे जो आपके बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो क्वार्टरली रिव्यू होता है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसमें एडिशन डिलीशंस होती हैं, जबकि हमारे यहाँ अभी तक सेमी एनुअली प्रैक्टिस जारी है। ये पीरियड बहुत लंबा है। अगर हम देखें तो एमएससीआई इंडेक्स को सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है या जो फुटसी लंदन है बाकी जगहों पे भी, तो वहां पे पूरा कैलेंडर इशू कर दिया जाता है कि अगले 6-8 रिव्यूज जो हैं वो इस डेट को होंगे। देखिए, केएससी 100 इंडेक्स इस वक्त हमारी मार्केट की जान है और तमाम इंस्टीट्यूशंस और तमाम फंड इसी को फॉलो कर रहे हैं। 6 मंथ रिव्यू पीरियड इज टू, तो हमें क्वार्टरली रिव्यू को कंसिडर करना चाहिए और क्वार्टरली रिव्यू के लिए जब पहले से कैलेंडर होगा तो सब इन्वेस्टर्स को पता होगा कि इस डेट को रिव्यू का रिजल्ट आएगा और फिर उसके में कुछ एडिशंस होती हैं, कुछ डिलीशंस होती हैं, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को उसके मुताबिक मार्क कर सकें। अच्छा, इसके अलावा अगेन मैं दोबारा तवज्जो दिलाऊंगा कि अपने सेक्टर्स की तादाद को कम करने की जरूरत है और ऐसे सेक्टर्स जो कि जिनमें बिल्कुल कंपनीज ट्रेड नहीं हो रही उनको हम मिसलिनियस में मर्ज करें। 4-5 सेक्टर पहले भी आइडेंटिफाई किए थे, दोबारा नाम लूंगा कि हम लोग जो म्यूचुअल फंड है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड का सेक्टर है, लीजिंग कंपनीज का सेक्टर है, जूट का सेक्टर है, ये 4-5 सेक्टर्स जो है हम सीनियर्स में लेके जा सकते हैं और वहां से जो हर सेक्टर से एक कंपनी की शमूलियत लाजमी होती है 100 इंडेक्स में, उसकी जगह हम 5-6 कंपनीज जो बिल्कुल मेरिट पे हों उनको इंडेक्स में ला सकते हैं। और इंडेक्स की क्वार्टर से जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं उनको भी एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, उनके लिए भी एक प्लानिंग करना आसान होगी कि कब कैसे यहाँ इंडेक्स, इनका बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो रिव्यू में जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज इसी तरह से जो के इंडेक्स है, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स, वो भी अपने जो रिव्यू इशू करता है तो उसके साथ पूरी वो डिटेल देता है और पूरे जो नॉन कंप्लायंस होता है उसको वो निकाल देते हैं, उसको पूरी रेशियो कैलकुलेशंस देते हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे
हैं जिनको जो लोग शरिया कंप्लायंट को फॉलो कर रहे हैं वो फिर इमीडिएटली सेल करना शुरू कर देते हैं अगले ही दिन। तो अगर इस प्रैक्टिस को हम ये करें कि मंथली बेसिस के ऊपर यही शीट स्कोर शीट इशू कर दी जाए और उसमें जो चीजें जो रेड से को येलो का स्टेटस दे दिया जाए कि ये लिमिट पे आ रहा है और मे बी रिव्यू में या 1-2 महीने बाद ये इसको शरिया कंप्लाइंट से निकाल दिया जाए। तो उससे ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माइंड पहले से मेक और एकदम से निकलने के बजाय वो ग्रेजुअली अपना एग्जिट। तो ये एक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स से राइट। मुतल्लिक है और अगेन क्वार्टरली रिव्यूज के ऊपर जोर दूंगा बिल्कुल इंडेक्स के सही है। लिए। काशान साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, टू मी दैट्स आल्सो अ वेरी ग्रे एरिया, कि जहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट का फॉलो अप चाहिए होता है। राइट के अनाउंसमेंट आते हैं, अथोराइज कैपिटल बढ़ाने के अनाउंसमेंट आते हैं, और फिर आपको सालों कुछ सुनने को नहीं मिलता, फॉलो अप नहीं होता, पता नहीं चलता। सो डू यू हैव अ प्रपोजल कि इधर भी अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो वो किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है? देखिए ये भी मार्केट में क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टर्स की फेवर में है कि हम जो अभी जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें कि हर एक में हम मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या एक स्टैंडर्ड नोटिस आता है कि ए मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड फॉर अदर देन फाइनेंशियल मैटर्स। एक सिंपल लाइन होती है और वहां से स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि इसमें कोई डिविडेंड आ सकता है, कोई और बेनिफिट आ सकता है, कोई नई बायबैक और शेयर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है और जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि उन्होंने कंपनी का एनुअल बजट रिव्यू किया था या किसी डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया या कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया। तो उसके नतीजे में इन्वेस्टर्स को एक मायूसी होती है। इस मामले को क्लियर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है उसकी कैटेगराइजेशन की जा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज मजीद गाइडलाइन इशू कर सकता है कि 3 कैटेगरीज बना दी जाए। कॉर्पोरेट जो डायरेक्टर्स और उनसे रिलेटेड मैटर्स हैं उसके लिए डायरेक्टर्स कैटेगरी या कोडिंग मुकर्रर की जा सकती है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या उसे ग्रीन कैटेगरी अलॉट कर दी जाए। डायरेक्टर्स की रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर का चेंज, ये तमाम मैटर्स उस कैटेगरी में डाल देने चाहिए कि जब नोटिस आया और वो ग्रीन कैटेगरी का नोटिस है तो इन्वेस्टर खुद ब खुद समझ जाएगा कि इट इज सिंपल एक्शन। और फिर इस तरह की मीटिंग के साथ जो पीरियड होता है वो शायद अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जो डायरेक्टर्स की ट्रेडिंग को ममनू की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक डायरेक्टर साइन किया है तो बाकी सबके ऊपर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो इसको देखना चाहिए। दूसरी कैटेगरी फाइनेंशियल मैटर्स की कर देनी चाहिए जिसमें कि कंपनी अपने अकाउंट्स को रिव्यू करती है और बेनिफिट देती है। तो ये दूसरी कैटेगरी होनी चाहिए। और थर्ड कैटेगरी ऑर्डिनरी या स्पेशल कैटेगरी जहाँ पे कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान को कंसिडर करती है या कोई और डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं। तो इस तरह के मैटर्स, ताकि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स वाली हो तो लोगों को उसके ऊपर रिएक्ट करता है कि उन्हें पता हो कि जी वाकयातन अंदर कोई स्टेप लिया जा रहा है। और इसको छोड़ के कि अगर कोई और मैटर हो तो वो मिसलेनियस की कैटेगरी डाल दी जाए ताकि लोग और इन्वेस्टर जो है वो डिट्रैक्ट ना हो और मार्केट चले। फर्दर मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो अभी हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है वंस इन ईयर होता है। राइट। इस फ्रीक्वेंसी ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया था और 2019 में और 5 साल तकरीबन हो गए और सारी कंपनीज इससे यूज टू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसको सेमी एनुअली कर दिया जाए, राइट। साल में 2 मरतबा किया जाए। और ऐसी कंपनीज अकाउंट्स का डिले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। समटाइम्स कई कंपनीज अपने एनुअल अकाउंट्स तवील अरसा नहीं देती और उसमें फिर शेयर होल्डर्स को बिल्कुल नहीं पता होता कि कंपनी के मामला किस तरफ जा रहे हैं। राइट। तो ऐसी कंपनी में एटलीस्ट एक बिजनेस ब्रीफिंग अप्लाई किया जाए ताकि वो आके बता सकें कि कंपनी के मामला किधर जा रहे हैं। तो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हाफ काशान ईयरली साहब, बेसिस। मेरी दरख्वास्त है कि
अगर आप कोई रेगुलेटर को मैसेज देना चाहें तो वी हैव गॉट 30 to 40 seconds एयर टाइम. आप द स्टेज इज़ विथ यू. देखिए रेगुलेटर ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है और बड़े बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें की हैं और मज़ीद थोड़ा-सा कि अगर ये क्लैरिटी लाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर दी जाए, ताकि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहे और इसके अलावा जो कंपनीज़ का फ्यूचर आउटलुक होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, उसमें थोड़ा-सा उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि वो कंपनी की नेक्स्ट क्वार्टर या अगले पीरियड के लिए जो उनके बिजनेस परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस करें. यूजुअली ज़्यादातर कंपनीज 2 लाइनें लिख के शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाती हैं और जो नेक्स्ट क्वार्टर या अगला पीरियड है उसके लिए कोई भी शेयर होल्डर को वो गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करती. तो फ्यूचर आउटलुक के बारे में थोड़ी बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है. अंडरस्टूड. काशान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आफरीदी, जो रिप्रेजेंट करते हैं NIT को. उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस बजट को कैसे देखती है. अदनान आफरीदी, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. अदनान साहब, मार्केट हैज़ गिवन an standing ovation of 3,400 points to the budget, and there is one particular change in the budget in relation to the mutual fund that states that the tax rate has been increased from 15 to 25% on the income from those mutual funds whose more than 50% earning are from debt. So this is a typical change which people are trying to understand. I would want you to kindly explain this change and also comment as to how this change is going to impact an ordinary investor and the mutual fund industry. Adnan Afridi, over to you. Thank you. First of all, in terms of the market response to the budget, देखें partly तो ये एक relief rally इसलिए है कि in the days leading up to the budget there were several rumors in the media that there would be significant taxation or new taxation on the stock market, and that capital gains tax and dividend tax might be clubbed with normal income and so on. And the market was falling because of that, and it has just simply recovered the losses that it had had once the clarity was received on that matter. The market is also responding to the fact that now that we have a budget which will likely be approved, that we will be closer to an IMF agreement. And I think the third reason the market has responded positively is that there were no significant adverse tax measures related to any particular one sector of the listed universe. I think the budget has been broadly neutral for all sectors, and therefore they can then continue on their fundamentals with respect to the upcoming year. So that I think explains the reason why the market has responded very strongly. In terms of the mutual fund, yes, there has been a significant change in policy with respect to money market funds or income funds which derive more than half of their income through investing in fixed in government securities or bank deposits and so on. And I think the reasoning behind that is simply one of horizontal equity in terms of taxation, that why should, just by putting something in a mutual fund, why should a corporate investor or an individual investor get a tax advantage when the same does not exist if you do it directly. So I think in terms of that, even the 25% rate which it has been increased to is still below a lot of high net worth individuals and corporates' eventual taxation rate. So while there will be some negative impact on these fixed income or money market funds, I don't expect the impact to be very large, also because the capital gains method, which is the alternate method through which individuals can take benefit from mutual funds, remains at 15%, which is well below the normal tax rate. It's also important to note that no change has been made with respect to equity funds, where the capital gains remain at 15%. So overall, it is positive, I suppose, for institutions like NIT, which have large equity funds, and slightly negative for those AMCs which focus on fixed income funds.
I think moving forward, it will also force AMCs to come out with more innovative value-added products so that investors come to them not just for tax arbitrage, but really for something unique that AMCs or mutual funds are able to provide them. So I think overall for the long-term development of the industry, I don't see it as a negative. However, in the short run, we may see some reallocation from fixed income to equities, which will further, I think, boost the stock market. Thank you. अदनान आफरीदी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे काशान, जो रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर के एक बहुत बड़े और मुमताज़ ब्रोकरेज हाउस को। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था अदनान आफरीदी ने, जो रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री को। काशान ने हमें तफसील के साथ बताया कि बाज़ार ने इस बजट को वेलकम किया है। देयर आर कपल ऑफ रीजंस जो कि एवरीबडी इज़ सेइंग कि दिस budget is industry friendly, energy sector friendly, banking sector friendly. However, having said that, textile sector और cement sector के लिए there are certain taxes and duties जिसकी वजह से उन सेक्टर में माली मसाइल हो सकते हैं। काशान ने 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। हम उसके लिए चाहेंगे कि जो PSX है, SECP है, वो इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ों को अगर एड्रेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने बताया कि जो KC 100 इंडेक्स है, इसकी बाई एनुअल कंपोजिशन को क्वार्टरली होना चाहिए एज़ पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जो शरिया कंप्लाइंट इंडेसेस हैं उसमें जो शरिया के रेशोज़ हैं वो अगर आप 3 महीने 4 महीने बाद बताते हैं कि ये चीज़ों की वजह से स्टॉक बाहर होने जा रहा है, जैसे OGDC जैसा स्टॉक जो है वो मीज़ान इंडेक्स से निकला, तो दैट्स अ बिग न्यूज़। सो जब उसके रेशोज़ आउट हो रहे थे और वो एक सूद वाली कंपनी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था, और ये वाली इंफॉर्मेशन बजाय इसके कि एक हैमर के तौर पे 6 महीने बाद आए, ये अगर मंथली बेसिस पे डेटा रेशोज़ का रिलीज़ किया जाने लगे शरिया बोर्ड्स की तरफ से, शरिया स्क्रीनिंग प्रोवाइडर की तरफ से, तो ये एक बहुत अच्छी तब्दीली होगी जिससे इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की, इट वाज इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो है आप देखें, एक कैटेगरी होती है कि जिसमें जो शेयर होल्डिंग है वो चेंज हो रही होती है। एक अनाउंसमेंट ऐसी है कि नॉर्मल सी एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट होती है कि फ़लाँ डायरेक्टर आ रहा है और जा रहा है, और एक अनाउंसमेंट होती है कि जिसमें कैपिटल की एक्सपेंशन वगैरह हो रही होती है। उन्होंने बताया कि आप अगर इन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की कैटेगरी नहीं करते तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होता। एवरी अनाउंसमेंट सेज मटेरियल इन्फॉर्मेशन, और पता चला कोई डायरेक्टर आ रहा है या जा रहा है, बट रियल मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज़ कि कोई कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रही है, कोई कंपनी बायबैक की तरफ जा रही है, और फिर जब ये अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो सालों इसके ऊपर लोग घुस जाते हैं, एंट्री दे देते हैं, और फिर सालों इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता। सो व्हाट ही ट्राइड टू से वाज कि आप अनाउंसमेंट की कैटेगरी कर दें कि भाई ये मटेरियल में ए कैटेगरी का मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ये बी का है और ये सी का है, और फिर अगर कोई अनाउंसमेंट ऐसा है कि उसका 3-4 महीने में फॉलोअप होना चाहिए तो रेगुलेटर उसको फॉलोअप भी करे। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के लिए उन्होंने कहा कि ये सालाना होती है, तो ये साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए। इनफैक्ट जो टॉप कंपनीज अवार्ड में इसके नंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं, तो आई वुड से कि एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग का एक नंबर आप रख दें तो जो 5 दफ़ा करेगा उसके लिए इंसेंटिव होगा कि वो 5 के 5 नंबर ले जाएगा। आई थिंक इसको देखने की ज़रूरत है। आखिर में अदनान आफरीदी ने हमें तफसील के साथ बताया कि बाज़ार ने इस बजट को क्यों वेलकम किया है। अदनान आफरीदी ने बताया कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है लिस्टेड कि जिसके लिए ये बजट जो है वो नेगेटिव हो। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज अ वेल बैलेंस्ड बजट, एंड गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने तवक्कुआत वाबस्ता की कि जो एम्बिशियस टारगेट सेट किए गए हैं ही थॉट के वो गवर्नमेंट अचीव भी कर लेगी। म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर जो टैक्स है उसका भी उन्होंने रैशनल दे के समझाया। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से पेपर की जेपैग है वो मार्केट में घूम रही है, ये एक्सप्लेंड इट स्प्लेंडेडली कि यार 15 और 25% का सिंपली सा मैटर है। उधार वाले जो म्यूचुअल फ़ंड है, मनी मार्केट वाले जो हैं, उसको काइंड ऑफ डिस्करेज किया है,
और शॉर्ट टर्म में इसका कोई रिज़ल्ट भी आ सकता है, थोड़ी सी आप नेगेटिविटी भी देख सकते हैं, बट इन अ लॉन्गर टर्म कॉर्पोरेट रेट से ये स्टिल रेट कम है. In a longer run, you see this is a step. Because of that, people will be more encouraged to look into the equity markets and the segment. So as a whole, this budget was a great balanced budget, and every segment of the market has welcomed it. ईद के बाद हम कोशिश करेंगे कि लोगों से फॉलोअप लें और देखें कि इंडस्ट्री, बिजनेसमैन और टेक्सटाइल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के लोग इस बजट को कैसे देखते हैं. बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे अगले प्रोग्राम में. नाज़रीन इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.